Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. Baba Nadeem here. Respected aspirants, uh, वैसे तो हम लोग जो है वो पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और अभी हमारे पास एक पास्ट पेपर जो था वो 2024 का वो सेक्शन 6, 7, 8 के ऊपर था, तो हमने उसको अटेम्प्ट भी करना है। आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपने अपनी अटेम्प्ट भी शेयर की है और मैंने उसको स्क्रूटनाइज भी किया है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं अपनी अटेम्प्ट शेयर करूं, के मुनासिब होगा कि मैं आपको जो है वो सेक्शन 6, 7, 8 जो है उसके बारे में कंसेप्चुअली जो है मैं थोड़ा सा आपको जो है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो सेक्शन 6 का जो टाइटल है वो लीगल डिसेबिलिटी है। वो कहता है वेयर अ पर्सन इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट or proceeding or make an application for execution of decree decree, ठीक है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये बेसिकली ये पता चल रहा है यहाँ से कि सेक्शन 6 कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, किसी भी सूट के ऊपर या किसी भी प्रोसीडिंग के ऊपर। अब जो प्रोसीडिंग है ये इसका एक वाइडर स्कोप है। फर्ज करें कोई रिट उसने दायर करनी थी, कोई 12(2) की एप्लीकेशन उसने दायर करनी थी, ठीक है, कोई उसने रेस्टोरेशन ऑफ सूट की एप्लीकेशन दायर करनी थी, तो वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर एन, या उसने एक एग्जीक्यूशन जो थी उसकी उसने क्या करनी थी, उसकी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन उसने जो थी वो मूव करनी थी, ठीक है। इसके ऊपर एक रिसेंटली जजमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है जो प्रोसीडिंग का वर्ड है उसमें एग्जीक्यूशन का वर्ड शामिल नहीं है। यही वजह है कि प्रोसीडिंग का वर्ड यहाँ अलहदा लिखा गया है जबकि एग्जीक्यूशन का वर्ड जो है वो अलहदा लिखा गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन का वर्ड जो है वो अलहदा लिखा गया है। अच्छा जी, वेयर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट और प्रोसीडिंग और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज एट द टाइम from which the period of limitation is to be reckoned, ठीक है। अच्छा जी, at the time from which is a minor or insane or idiot, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज है? At the time from which the period of limitation is to be reckoned, यानी जिस दिन से उसका cause of action accrue हो रहा है, ठीक है, जिस दिन से उसका cause of action accrue हो रहा है उस दिन से, ठीक है। अगर उस दिन वो क्या है, माइनर है, इंसेन है या इडियट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 6 जो है वो वहां पे अप्लाई करेगा। सेक्शन 6 जो है वो वहां पे अप्लाई करेगा जहां पे ऑन द डे जो है वो उसकी लिमिटेशन, जिस दिन उसका कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ है वो डिसेबल है। यानी अगर जिस दिन उसका कॉज ऑफ एक्शन उसका अक्रू हुआ है उस दिन वो डिसेबल नहीं था, वो बाद में 2 दिन बाद में डिसेबल हुआ, तो वहां पे सेक्शन 6 नहीं अप्लाई करेगा। वहां पे क्या अप्लाई करेगा वो मैं आपको जो है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ना एक सेक्शन 9 का आपको हवाला दे सकता हूँ जहाँ पे लिखता है कि वंस द लिमिटेशन रेकर्ड नो सबसीक्वेंट इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी कैन स्टॉप इट। तो उस प्रिंसिपल को सामने रखिए। तो अगर 2 दिन गुजर गए हैं, ठीक है, और फिर वो डिसेबल हुआ है, वो यानी फिर वो इंसेन हुआ है या इडियट हुआ है, तो वहां पे सेक्शन 6 अप्लाई नहीं करेगा। वहां कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा ये मैं एट द एंड ऑफ दी प्रेजेंटेशन आपको जो है इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन, यानी जहां से वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होना है। फर्ज करें ना कि अगर किसी ने आज आपसे कब्जा छीन लिया है, ठीक है, तो इसको कहेंगे एट द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन, ठीक है, ठीक है। अ माइनर आर इंसेन आर इडियट, अगर उस दिन जिस दिन से उसका वो कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो रहा है, अगर उस दिन वो माइनर था, वो इंसेन था या वो इडियट था जी, तो उस दिन वो क्या था, माइनर था, इंसेन था और इडियट था, ठीक है। अब इंसेन और इडियट में क्या फर्क है? इंसेन और इडियट में क्या फर्क है? अच्छा ठीक है, इंसेन तो वो है ना जो पागल है, जो बंदा है, ठीक है,
जो मेंटेलिटी जो बिल्कुल ही फारग है, या वो समझ लें कि वो ज़हनी सलाहियत जो है वो नहीं रखता, ठीक है। तो जो इडियट है वो क्या है, जिसको आप ये कह लें कि जो ना ज़हनी तौर पे मफलूज है, ठीक है। ज़हनी तौर पे मफलूज से क्या मुराद है कि वो कोई इंटेलेक्चुअल डिसीजन जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है। इंसेन और इडियट में जो फ़र्क है वो क्या है कि जो इंसेन है वो तो बिल्कुल जिसको हम मेंटल कहते हैं वो बंदा होता है, जबकि इडियट जो होता है ये वो बंदा होता है जिसको हम कहते हैं कि जो कि जिसको हम साइन टाइप कहते हैं, कि वो आपकी बातें समझ भी रहा होता है लेकिन वो इतनी ज़हनी सलाहियत नहीं रखता कि वो किसी चीज़ को अच्छी तरह से क्या कर सके, वो समझ सके। तो वो माइनर है, इंसेन है या इडियट है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मुझे इंसेन और इडियट का जो है वो डिफरेंस नहीं पता, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम वो खोलते हैं, चैट जीपीटी खोलते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। हम चैट जीपीटी खोलते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं उससे बात करता हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसेन एंड इडियट। चलो ये उसको बता दें, ठीक है। तो वो उसके दरमियान आपको क्या बताएगा, कोई ना कोई डिफरेंस बताएगा। अच्छा, मैंने दोनों के दरमियान डिफरेंस ढूंढा है, तो वो यही कहता है कि जो मेंटल होता है ये एक यानी इंटेंसिटी वाली टर्म है, ठीक है, जो कि मेंटली बिल्कुल ही फारग है। जबकि जो इडियट है वो जो है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, यानी जो ज़हनी सलाहियत नहीं रखता कोई वाइज डिसीजन करने में। मैंने प्रैक्टिकली आपको इसका फ़र्क भी बता दिया है कि आपने देखा है एक बंदा मेंटल है, बिल्कुल फारग है, उसको बिल्कुल ही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। एक वो बंदा होता है जो आपसे बातें भी कर रहा होता है लेकिन वो साई टाइप होता है, उसको ये नहीं पता होता, यानी वो इतना ज़हीन नहीं होता कि वो अपना अच्छा बुरा जो है उसको क्या कर सके, समझ सके। तो बाकी आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, आप दोनों का डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है where a person entitled to institute a suit of proceeding or make an application for the execution of decree is at the time from which the period of lien is reckoned a minor, unseen or immediate. He may institute the suit or proceeding or make the application within same period after the disability has ceases as would otherwise has been allowed from the time prescribed thereof in the third column of the first schedule or in section 48 of the Limitation Act। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि अब वो यानी जब उसकी वो ख़त्म होगी, डिसेबिलिटी क्या होगी, वो ख़त्म होगी, तो वो जो है वो बिल्कुल उस लिमिटेशन के मुताबिक, ठीक है, वो क्या कर सकेगा, वो अपना वो दावा दायर कर सकेगा, वो एप्लीकेशन दे सकेगा, और या वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकेगा, जो कि कहाँ पे दी हुई है, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में दी हुई है, या अगर वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है तो उसकी कहाँ पे दी हुई है, सेक्शन 48 में जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। इसका कंट्रोलिंग सेक्शन है सेक्शन 8, ठीक है। अभी तो ये कह रहा है ना, फर्ज करें सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन की अगर लिमिटेशन 12 साल है, जो कि अब खत्म हो गई है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं 12 साल है, तो ये सेक्शन तो यही कह रहा है कि जब वो मेजर होगा माइनर, तो वो 12 साल के अंदर अंदर वो दावा जो है उसको क्या कर सकता है, दायर कर सकता है। लेकिन अभी हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि भाई अगर उसके वो 12 साल गुजर गए थे, ठीक है, अगर तो उसके 12 साल में से 3 साल से ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो 6 साल 7 साल रहते हैं, तो फिर तो वो 7 साल ही उसकी लिमिटेशन है। लेकिन अगर उसके 3 साल से कम रहते हैं या बिल्कुल नहीं रहते, तो फिर वो एबल होने के बाद
वो 3 साल के अंदर अंदर उस सूट को क्या कर सकता है, वो फाइल कर सकता है। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, सेक्शन 48 आपने देखा होगा, वो ये है कि फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो तो उसके शेड्यूल के मुताबिक जो है वो आएगी, मेरा ख्याल है विद इन 3 ईयर्स। लेकिन अगर वो सबसीक्वेंट एप्लीकेशन देता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो फिर उसकी लिमिटेशन कितनी है, 6 साल। तो इस वजह से वो उसकी लिमिटेशन चूंकि शेड्यूल में नहीं लिखी सेकंड एप्लीकेशन की, तो इस वजह से वो जो है वो यहाँ पे सेक्शन 48 का भी जो है वो क्या कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है। तो अब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 को मैं जो है वो उसको समराइज करता हूँ। वो ये है कि जहाँ पे एक शख्स जो है वो कोई सूट प्रोसीडिंग या कोई एप्लीकेशन जो था, ठीक है, वो दायर कर सकता था, लेकिन जिस दिन उसका काज ऑफ एक्शन क्रू हुआ उस दिन वो माइनर था, इंसेन था या इडियट था। तो वो जब वो उसकी वो मिनॉरिटी इंसैनिटी या इडियोसी जो है जब वो ख़त्म होगी, तो फिर वो उसी लिमिटेशन के मुताबिक जो है, जो कि लिमिटेशन एक्ट में दी हुई है या सेक्शन 48 में दी हुई है, उसके मुताबिक वो अपना क्या कर सकेगा कि वो अपनी वो प्रोसीडिंग या अपना दावा जो है उसको क्या कर सकेगा, इंस्टीट्यूट कर सकेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है where such person is at the time when such period of limitation is to be reckoned affected by two such disabilities, or where before his disability has ceased he is affected by another disability, he may institute the institute or make the application with the same period after both disabilities have as would otherwise have been allowed from the time so prescribed। लो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर एक शख्स को 2 डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो माइनर भी है और इंसेन भी है, तो जो लास्टली होगी ना, लास्टली डिसेबिलिटी होगी, जब वो खत्म होगी तो वहां से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगा। चाहे दोनों डिसेबिलिटीज काज ऑफ एक्शन वाले दिन ही चल रही थी, या उस काज ऑफ एक्शन वाले दिन एक थी और बाद में एक और आ गई, तो जो लास्टली होगी उसके बाद से टाइम क्या होगा, वो स्टार्ट होगा। तो हो क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? आप इसको एक दफा फिर पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा। सब सेक्शन 3 है, फिर द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ सच पर्सन, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एप्लीकेशन विद इन सेम पीरियड आफ्टर डेथ एज इट कुड अदरवाइज हैव बीन अलाउड फ्रॉम द टाइम सो प्रिस्क्राइब। ठीक है, लोग अगर वो बंदा डिसेबिलिटी में मर गया तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जिस दिन वो मरा है उस दिन से उनकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अब वो उस लिमिटेशन के मुताबिक आ सकते हैं जो कि लिमिटेशन एक्ट में दी हुई है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 8 जो मैंने अभी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, where such representative is at the date of death affected by any such a death, the rule contained shall apply। लो, अगर पर्सन मर गया जो दावा कर सकता था, डिसेबिलिटी में मर गया, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव जो था उसको भी डिसेबिलिटी थी, तो फिर वही रूल अप्लाई होगा 1 और 2, और जब वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा यानी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर वो क्या कर सकेगा, वो दावा जो है उसको क्या कर सकेगा, दायर कर सकेगा। तो ये था क्या सेक्शन 6। अच्छा, अब हम इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। The right to sue for the hire of a boat accrues to A during the minority he attained majority 4 years after such accrual। ठीक है, he may institute his suit at any time within 3 years from the date of his attaining majority। तो ये चीज जो है वो क्या होगी, वो क्लियर होगी। ठीक है, इसमें क्या है टू हायर द सू फॉर द हायर ऑफ अ बोट है, उसकी लिमिटेशन लॉ में कितनी है, वो 3 साल है। ठीक है, तो अब 4 साल वो क्या रहा है, वो मिनॉरिटी में रहा है, तो अब जब उसने वो मसलन वो मेजर होगा तो वो 3 साल के अंदर अंदर जो है वो क्या कर सकता है, वो अपना वो दावा कर सकता है। अच्छा, अगर टू हायर द सू फॉर हायर की लिमिटेशन होती कितनी, 6 ईयर्स होती, कितनी होती, 6 ईयर होती, तो भी वो क्या था, उसके 4 ईयर गुजर गए, किसमें, उसमें गुजर गए डिसेबिलिटी में, अब उसके 2 ईयर्स पड़े थे, लेकिन सेक्शन 8 के रेफरेंस कंटेक्स्ट में वो कितने सालों में फिर आ सकता था, वो 3 साल में आ सकता था। अच्छा, फर्ज कर लें उसकी लिमिटेशन 6 साल थी, ठीक है, और फर्ज कर लें 10 साल लिमिटेशन थी,
4 साल गुजर गए डिसेबिलिटी में, अब बाकी कितने गुजरे रह गए 6, बाकी 6 रह गए 10 में से। तो अब ये सेक्शन 3 वाली सेक्शन 8 वाली बात नहीं आनी थी। अब वो जो उसके बाकी रहते थे कितने 6 साल रहते थे, वो 6 साल के अंदर आ सकता है। कहना ये चाहता हूँ बच्चों, एक बंदा जब डिसेबिलिटी उसकी खत्म होती है तो अगर उसकी अपनी लिमिटेशन शेड्यूल के मुताबिक पड़ी है और वो 3 साल से ज्यादा है तो फिर वही लिमिटेशन उसको अवेलेबल होगी। लेकिन अगर उसकी लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, सारी डिसेबिलिटी में गुजर गई है या वो 3 साल से कम है, तो फिर सेक्शन 8 के तनासब से रेफरेंस से वो विद इन 3 ईयर जो है वो कोर्ट में क्या कर सकता है, आ सकता है। ठीक है। A right to sue accrues to Z during his minority after accrual, but while Z is still a minor, he becomes insane. The time runs against Z from the date from which the insanity and minority is lodged. पहले वो माइनर था, बाद में इंसेन भी हो गया। तो ठीक है, जब दोनों में से दोनों डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी तो उस दिन से क्या समझा जाएगा कि उसका वो लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, एक चीज बता दूं, एक बंदे को एक डिसेबिलिटी 2 है 3 है, आप समझ लें कि वो टोटल एक ही डिसेबिलिटी कंसीडर होगी। यानी अगर फर्ज करें एक डिसेबिलिटी उसकी खत्म भी हो जाती, दूसरी नहीं हुई, तो ऐसे ही समझा जाएगा कि वो डिसेबल है। ठीक है। अच्छा जी, a right to sue accrue to X during his minority. X dies before attaining majority and is succeeded by Y, his minor son. The time run against Y from the date of his attaining majority. ये वो रिप्रेजेंटेटिव वाली मिसाल उसने दे दी क्या कि X मर गया, ठीक है, उसके बाद उसके बच्चे पे आ गया उसका राइट, लेकिन वो तो माइनर था, तो अब जब वो मेजर होगा फिर वो दावा क्या कर सकता है, वो दायर कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि सेक्शन 6 में किसी किस्म की कोई कमी रह गई है। सेक्शन 7 क्या है? Disability of one of several plaintiff or applicants where one of the several persons jointly entitled to institute a suit of proceeding or make an application for execution of decree is under any such disability and a discharge can be given without concurrence of such person, time will run against them all. But where no such discharge can be given, will not run against any of them until one of them become capable of giving such discharge without the concurrence of the others or until the disability has ceased. अच्छा जी, ये क्या है? अच्छा, ये मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। ठीक है, आप देखिए कि इस तरह से देख लीजिए आप इस चीज को कि 3 ब्रदर्स हैं। ठीक है, 3 ब्रदर्स हैं, तो उनमें से तीनों ही डिसेबल हैं। तो फिर सेक्शन 7 क्या कहता है कि क्योंकि वो एक दूसरे के, बल्कि इसको छोड़ें, 3 भाई हैं तो उनमें से एक डिसेबल है और 2 क्या हैं, वो एबल है। सही है। अच्छा, अब क्या है कि जो डिसेबल है उसकी बुनियाद पे जो एबल है वो उसको थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, दावा दायर कर सकते हैं। अगर वो दावा दायर कर सकते हैं तो अब डिसेबल के अगेंस्ट भी जो है वो क्या करेगी, लिमिटेशन जो है वो रन करेगी। आपको पेपर में क्वेश्चन आया ना कि सेक्शन 6 की कोई एक्सेप्शन है तो बताएं, तो आप सेक्शन 8 में प्रीएम्पशन का हवाला देते हैं। ठीक है, तो वहां पे सेक्शन 7 का भी हवाला दें कि जहां पे वो जो है वो एक दूसरे के बगैर भी डिस्चार्ज कर सकते हैं उसको, अपनी लायबिलिटी को। तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि वो लिमिटेशन जो है वो फिर सबके अगेंस्ट जो है वो क्या करेगी, वो रन करेगी। लेकिन वे नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, टाइम विल रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम अंटिल वन ऑफ देम। लेकिन जहां पे सिचुएशन ऐसी है कि जब तक जो डिसेबल है एक बंदा, जब तक वो एबल नहीं होता बाकी भी दावा नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जब तक वो सारे मेजर नहीं हो जाते, जब तक उसकी डिसेबिलिटी नहीं खत्म हो जाती, वो किसी के अगेंस्ट भी रन नहीं करेगी। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने एक आज की इस्लाह पढ़ा है कि उसमें उन्होंने क्या किया कि वापडा वालों के खिलाफ ना डैमेजेस का दावा किया। तो उसमें ना 3 साल का बच्चा भी था जो जल गया था। ठीक है, तो वो बच्चा जब मेजर हुआ तो उस वक्त उन्होंने वो दावा दायर किया। तो दूसरी तरफ से एतराज आया कि ये दावा जो है वो टाइम बार्ड है। तो कोर्ट ने कहा कि वो जो 3 साल का बच्चा था उसके बगैर बाकी तो दावा दायर नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि उसने मेजर होना था, उसके बगैर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता था।
तो जब वो मेजर हुआ तो बिल्कुल ठीक किया उसने कि फिर उन सब ने मिलके जो है वो दावा दायर किया, तो डेट इज वाई कि वो दावा जो है वो दायर कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज कर लें दो प्लेंटिफ थे और दोनों ने मिलके ज्वाइंटली एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो अब उनमें से एक इंसेन हो गया है, ठीक है। तो अब वो चूंकि उन्होंने ज्वाइंटली एग्रीमेंट किया था और अब वो एक दूसरे के बगैर जो है वो डिस्चार्ज भी नहीं किया जा सकता उनकी गैर मौजूदगी में। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो जब दूसरा जिसने ज्वाइंटली उसके साथ वो एग्रीमेंट किया है, जब तक वो मेजर नहीं हो सकता, किसी के अगेंस्ट भी लिमिटेशन जो है वो रन नहीं करेगी। अच्छा, अब ना इलस्ट्रेशंस में बात मजीद क्लियर हो जाएगी। ए इंकर्स अ डेट टू अ फर्म ऑफ विच बी सी डी आर पार्टनर्स, ठीक है। बी इज इंसेन एंड सी इज अ माइनर। डी कैन गिव अ डिस्चार्ज of the death without the concurrence of B and C. Time runs against B, C and D. देखिए ना, अब ये ज्वाइंट लायबिलिटी है किसकी? बी, सी और डी की ज्वाइंट लायबिलिटी बनती है कि वो ए का डेट जो है वो पे करें। हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ है। अब अगर बी जो है वो अगर इंसेन भी हो गया है तो अब उसकी गैर मौजूदगी में बाकी भी तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं ना। वो बेशक जब बी जो है वो एबल होगा तो जो सी और डी है वो उसके खिलाफ, या डी जो है वो सी और डी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उससे ले सकता है। ऐसे में ये नहीं कह सकता कि मैंने इसलिए दावा नहीं किया कि क्योंकि जो बी जो था और वो इंसेन था और सी जो था वो माइनर था। क्यों? क्योंकि वो डी के थ्रू अपना वो कॉज ऑफ एक्शन जो था उसको क्या कर सकता था, उसको सेटिस्फाइड कर सकता था। इसी तरह अगर कोई रेमेडी जो थी वो बी, सी और डी को अवेलेबल थी एज ए पार्टनर, ठीक है। तो बी और सी अगर माइनर डिसेबल भी थे तो डी तो जो था वो मेजर था ना, यानी वो तो एबल था ना, और वो उनके बिहाफ पे डिस्चार्ज कर सारा सबका वो डेट का डिस्चार्ज कर सकता था। तो ऐसी सूरत में जो लिमिटेशन है वो सब के अगेंस्ट जो है वो क्या करेगी, वो रन करेगी, ठीक है। Incur a debt to a firm of which E and F are partner, E and F are insane, and G is a minor. The time will not run against any of them until either E or F become sane or G attain majority. अच्छा, और अगर सारे ही डिसेबल हैं फिर तो लिमिटेशन रन नहीं करेगी जैसे मैंने आपको बताया। तो जो ही उनमें से कोई एक मेजर हो जाएगा तो वो सबके अगेंस्ट लिमिटेशन क्या करेगी, वो रन करेगी। तो ये था जी सेक्शन 7। अब हम सेक्शन 8 को देख लेते हैं। वो क्या है? स्पेशल एक्सेप्शन। नथिंग इन दिस सेक्शन 6 अप्लाइज टू अ सूट टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है। ये तो होगी जी पहली एक्सेप्शन। ये क्या होगी? वो एक्सेप्शन होगी। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्ट शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन, thereby the period within which any suit must be instituted or application made, ठीक है। अब इस चीज को जो है वो समझने की जरूरत है कि ये क्या कर रहा है। ये अब एक कदम लगा रहा है इस बात के ऊपर कि एक बंदा डिसेबल था और उसकी लिमिटेशन जो है वो गुजर गई, इसमें डिसेबिलिटी में गुजर गई। अब जब वो एबल हुआ तो अब उसको वो शेड्यूल वाली लिमिटेशन जो है, ठीक है, शेड्यूल वाली लिमिटेशन वो तो खत्म हो गई। तो अब वो कितनी देर के अंदर आएगा? अब वो 3 years के अंदर कोर्ट के अंदर आएगा। कितने अरसे के अंदर आएगा? 3 years के अंदर वो कोर्ट के अंदर आएगा। shall be deemed to more than 3 years from the sudden death of the person, where the period from which any suit must be instituted or application made, ठीक है। इसको मैं जरा मजीद जो है वो आपको एग्जांपल के साथ जो है वो क्या करता हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वो जवाब भी आपको दे देता हूँ कि एक बंदा जो था वो एबल था, यानी सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 ये कहता है कि लिमिटेशन
सेक्शन 9 ये कहता है कि एक दफ़ा जो है वो अगर लिमिटेशन स्टार्ट हो गई तो फिर इनएबिलिटी कोई इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी जो है वो उसको जो है वो स्टॉप नहीं कर सकती, उसको स्टॉप नहीं कर सकती। यही है ना सेक्शन 9। ये where once time has begun to run, no subsequent ability or inability to stop it। ठीक है, वो उसको जो है वो उसको स्टॉप नहीं कर सकती। ठीक है, डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन स्टॉप इट। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 6 वहां पे अप्लाई करेगा जहां पे जिस दिन उसका टाइम स्टार्ट हुआ उस दिन वो डिसेबल था। लेकिन अगर वो उस वक्त तो वो सेन था, लेकिन लिमिटेशन स्टार्ट होने के बाद अगर वो जो है वो क्या कहते हैं वो डिसेबल हुआ है, ठीक है, तो अब सेक्शन 6 अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि अब सेक्शन 9 के तहत वो रुक नहीं सकती। अलबत्ता जो सेक्शन 8 है उसके तहत ये है कि वो 3 साल के अंदर जो है वो कोर्ट में क्या कर सकता है, वो आ सकता है। कितनी ईयर्स के साथ? 3 ईयर्स के साथ। सॉरी 3 नहीं बेटा बंद कर दो, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, वो कितने अरसे के अंदर आ सकता है कोर्ट में? 3 ईयर्स के अंदर वो कोर्ट के अंदर जो है वो क्या कर सकता है, वो आ सकता है। मैं दोबारा अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बात ये है कि एक बंदा जो था जिस दिन उसका कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ उस दिन वो डिसेबल था। सही है, सेक्शन 6 के तहत उसकी लिमिटेशन जो थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी वो डिसेबिलिटी ख़त्म हुई, ठीक है, तो उस वक़्त तो फ़र्ज़ करें शेड्यूल के मुताबिक उसकी लिमिटेशन 3 साल से ज़्यादा की रहती थी, तो फिर तो वो ले लेगा कि मसलन 12 साल लिमिटेशन थी दावा करने की और 4 साल वो डिसेबल रहा है, तो अब 8 साल उसके पास हैं, ना सेक्शन 8 अप्लाई करेगा ना सेक्शन 9 अप्लाई करेगा। ठीक है, और वो अपने बकिया टाइम के अंदर सूट क्या कर लेगा, फाइल कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब एक बंदा डिसेबल था, 12 साल उसकी लिमिटेशन थी, ठीक है, और वो 13 साल डिसेबल रहा। क्या रहा? वो डिसेबल रहा। ठीक है, अब वो 13 साल डिसेबल रहा, तो अब उसकी जो लिमिटेशन होगी वो कितनी होगी कि वो अब 12 साल नहीं उसको मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब कंट्रोलिंग सेक्शन है सेक्शन 8, वो कहता है कि फिर वो मैक्सिमम पीरियड कितने के अंदर कोर्ट में आ सकता है, 3 इयर्स के अंदर आ सकता है। तो अब उसको कितने साल के अंदर अपना दावा दायर करना पड़ेगा? 3 साल के लिए। यही सूरत हाल उस सूरत में है कि अगर एक बंदा इंसेन था, उसकी लिमिटेशन रन कर रही थी, लेकिन उसने दावा दायर नहीं करने से पहले वो इंसेन हो गया, तो सेक्शन 9 के तहत जो है उसकी लिमिटेशन रन करती रहेगी। लेकिन जब वो मेजर होगा तो सेक्शन 8 के तनासब अगर तो उसकी लिमिटेशन रहती होगी लिमिटेशन शेड्यूल के मुताबिक, फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो वो उस लिमिटेशन में आ सकता है। लेकिन अगर वो लिमिटेशन 3 साल से कम रहती होगी या रहती नहीं होगी, तो फिर वो सेक्शन 8 के हवाले से वो क्या कर सकता है कि वो 3 साल के अंदर अंदर वो दावा जो है वो उसको क्या कर सकता है, दोबारा दायर कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये प्रोपोजिशन भी पेपर में आई है और आप लोगों ने इसको 1-2 लोगों के अलावा बाकी सब ने इसको गलत अटेम्प्ट किया है, तो इस वजह से मैं ज्यादा इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सूट फॉर एनफोर्समेंट राइट ऑफ प्रीएम्प्शन और शैल बी डीम्ड टू एक्सटेंड more than 3 years from the cessation of disability or the death of the person affected by the period within which any suit must be instituted or application made कि वो एक्सटेंड का मतलब क्या है कि शेड्यूल वाला टाइम गुजर चुका, ठीक है, या शेड्यूल वाला टाइम जो है वो अभी यानी समझ लें वो गुजर चुका है, तो ऐसे में वो जो है वो 3 साल से ज्यादा का जो है वो जो है वो एज जो है वो नहीं ले सकता। अब इसकी इलस्ट्रेशन है उसको देख लेते हैं। ए टू होम राइट टू सू फॉर लेगेसी हैज accrued during his minority attained majority 11 years after such accrual। ठीक है, A has under the ordinary law only 1 year remaining within which to sue, but under section 6 and under section and extension of 2 years will be allowed, making
इन ऑल पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। लो जी, उसने बात ही खत्म कर दी। उसने कहा एक बंदा जब वो मेजर हुआ तो उसकी लिमिटेशन सिर्फ 1 साल रहती थी, हालांकि उसकी लिमिटेशन जो थी वो 12 साल थी, लेकिन 1 साल रहती थी। तो अब ये इलस्ट्रेशन ये क्या कहती है कि सेक्शन 8 की रूल से वो जो है उसको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। 3 साल के अंदर अंदर उसको कोर्ट के अंदर जो है वो आना होगा। कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल जो है वो क्या कहती है, कहता है राइट टू सू फॉर an hereditary office accrues to A who at the time is insane 6 years after the accruer A recovers his reasons। फिर 6 साल के बाद वो क्या हो जाता है कि वो ठीक हो जाता है। A has 6 years after the ordinary law from the date when his insanity ceased within which to institute no extension of time will be given under section 6। उसकी अपनी जो शेड्यूल के मुताबिक लिमिटेशन है वो 6 साल की रहती है। तो अब वो इस सेक्शन का हवाला 3 साल की मजीद एक्सटेंशन जो है वो नहीं ले सकता। अब उसको अपने वो रिमेनिंग पीरियड के अंदर आना होगा। हाँ, अलबत्ता जैसे इलस्ट्रेशन 1 में बताया है कि अगर उसकी लिमिटेशन जो उसकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन थी वो अगर 3 साल से कम रहती होती तो फिर सेक्शन 8 के तहत उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया जाता। लेकिन जब उसकी लिमिटेशन 3 साल से ज्यादा रहती है तो अब वो यानी वो लिमिटेशन और प्लस सेक्शन 8 के 3 साल का जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। अब उसने उसी लिमिटेशन के अंदर कोर्ट में जो है वो आना है। Right to sue a landlord to recover possession from a tenant accrues to A who is an idiot. A dies 3 years after the accruer. His adiocy continue up to the date of his death. A representative in interest under the ordinary law 9 years from the date of the death within which to within the section 6 that which section does not extend time except where the representative is himself under disability when the representative ले जी, इसने भी वही मिसाल थे और यही मेरा ख्याल है पेपर में भी आई है आपको एग्जांपल। ठीक है, यहाँ से ये पता चलता है कि इलस्ट्रेशंस की बड़ी अहमियत है प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस में। इलस्ट्रेशन की ही वो प्रोपोजिशन बना सकता है। और ये आपको क्या बात बता रही है कि चूंकि उसके 9 साल पड़े हैं, ठीक है, तो अब वो सेक्शन 8 का एज नहीं ले सकता। अब वो अपने वो 9 साल के अंदर अंदर ही उसका रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में आके क्या कर सकता है, वो सूट फाइल कर सकता है। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अब मैंने कोशिश की है मैं सेक्शन 6, 7, 8 को एक्सप्लेन करूं। प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।